Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about the various yajna during the later Vedic period. इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के यज्ञों की जो कि उत्तर वैदिक काल में होते थे। और देखिए हमने यहाँ की बात कर ली है। हम बेसिकली क्या है, रिलीजन वाले पार्ट में है, यानी कि धार्मिक व्यवस्था वाली पार्ट में है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाले पार्ट में है। और अभी चल ही रहा है, हमने 2-3-4 वीडियो कर लिए हैं इस पे। ये आखिरी वीडियो होगा रिलीजन पार्ट का और इसके साथ ही हमारा जो है वैदिक पीरियड खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम 1-2 वीडियो ऐसा देखेंगे जिसमें कि जितने भी वैदिक काल को हमने पढ़ा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन सारे चीजों को एक जगह कलेक्ट करेंगे ताकि आपको आसानी हो, जल्दी जल्दी आप उसे देख सके। और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल हमने सारी स्टडी कर ली, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक जगह आपको देखनी चाहिए, तो हम वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा था कि हमारा जो टॉपिक ऑलरेडी रखा हुआ है, क्या यज्ञों के बारे में हमें बात करनी है और यज्ञ की बात हमें लेटर वैदिक पीरियड के यज्ञ की बात करनी है। देखिए हमने यजना लिखा हुआ है एलवीपी लेटर वैदिक पीरियड, लेकिन हमने वैदिक पीरियड क्यों लिखा, पूरा वैदिक पीरियड लिखा है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है वैदिक पीरियड का, यानी 1500 to 600 BC इज द टाइम पीरियड फॉर द टोटल वैदिक पीरियड आई मीन। तो इसलिए रखा है। देखिए दो पार्ट में हमने फिर बांट दिया है, आरवीपी ऋग वैदिक पीरियड या ईवीपी अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे हम हिंदी में पूर्व वैदिक काल करेंगे। यहाँ के यजना की बात यानी यज्ञों की बात करेंगे। टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC की बात है। ये जो टाइम पीरियड है 1500 to 1000 BC, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का। ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा इधर नहीं पढ़ना है यज्ञों के बारे में, लेकिन हम पढ़ चुके हैं, हम कंपेयर कर सके। हमने पढ़ना है यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड के यज्ञों के बारे में, लेकिन हमने जब भी पढ़ा है तो क्या किया है, कोई भी पार्ट हमने पढ़ा है तो हमने चाहे इकोनॉमी पढ़ी है, चाहे हमने पॉलिटी पढ़ी है वैदिक पीरियड की, या हमने सोसाइटी पढ़ी है, तो पहले हमने ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। उसके बाद उस जानकारी को हासिल करने के बाद जब हम लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचे हैं तो हमने क्या किया है, हमने लेटर वैदिक पीरियड को पूर्व वैदिक काल से कंपेयर करते हुए पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हम यहां से यहां तक की निरंतरता को भी नोटिस कर सके और यहां से यहां पहुंचने में जो चेंजेज आए हैं उनको भी नोटिस कर सके। ठीक है, तो मैंने बताया कि दो पार्ट में मैंने ऑलरेडी बांट दिया। देखिए एलवीपी लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल, यहाँ के यज्ञ की बात आज हमें करनी है। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है ये। तो दो पार्ट में देखिए है, 1500 से 600 तक का पूरा टाइम पीरियड है। 1500 से 600 तक का समय है, 600 तक का समय है बीसी का, ये समय है आपको वैदिक पीरियड का। हमें पढ़ना यहां पे है यज्ञों को लेटर वैदिक पीरियड के, लेकिन थोड़ा इसलिए मैंने बना लिया है कि हर पार्ट में हम कंपेयर करते हुए आए। हालांकि यहां कुछ भी नहीं है आज, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बना के पढ़ रहे हैं ऐसा, इस तरह का सेगमेंट बना के, ताकि हमें नोटिस करने में आसानी हो, क्योंकि यहां मैं ओरली तो कुछ बोलूंगा ही बोलूंगा। ठीक है, देखिए जब हम बेसिकली रिलीजन पार्ट में हैं और आज रिलीजन का आखिरी वीडियो है। जब भी हमने रिलीजन की शुरुआत की थी तो देखिए इसी तरह से बांटा था हमने, ऋग वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जैसा मैंने यहाँ बनाया हुआ है। पूरे वैदिक रिलीजन को बनाया हुआ, इसी का पार्ट आज यज्ञ हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, और जब हमने रिलीजन को पढ़ा तो हमने कुछ पॉइंट बनाए थे। देखिए ये पॉइंट एक कंसेप्चुअल पार्ट था और एक फैक्चुअल पार्ट था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में पॉइंट्स लगभग यही थे और कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ इसमें फैक्चुअल पार्ट भी है। तो दो पार्ट में हमने बांटा था लेटर वैदिक पीरियड के जो एस्पेक्ट्स हमें देखने थे रिलीजन को, उसको बांट दिया था। ठीक है, ये पूरा ये जो एस्पेक्ट है पूरा हम देख चुके हैं और यहां पर कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल पार्ट में हम गॉड्स के बारे में, देवी देवताओं के बारे में जो उत्तर वैदिक काल के हैं वो हम जानकारी ले चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ यज्ञ पे कॉन्सेंट्रेट है, यजना यानी उत्तर वैदिक काल के जो यज्ञ होंगे। हाँ, मैंने टॉपिक भी बना दिया ऊपर, वो हमें देखना है। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि एक बार ब्रीफ कर सकूं आपको, पहले की क्लास में हमने क्या किया। देखिए ये हमने क्या किया था कि पूरा पढ़ा था, और कैसे पढ़ा था, ये हमने पहले अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। लगभग यही पॉइंट्स हैं जो अर्ली वैदिक पीरियड में होंगे, तो इधर पहले डिस्कस कर लिया था शुरुआती दौर में, और फिर
हमने क्या किया था, गॉड्स के बारे में भी पढ़ लिया था, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। फिर जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आए तो इन्हीं पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स और गॉड्स को यानी देवी देवताओं को, जो उत्तर वैदिक काल में जो घटनाएं हुई हैं उसको हमने यहां पढ़ा उत्तर वैदिक काल में, और यहां से कंपेयर करते हुए पढ़ा। यही तरीका था हमारा पढ़ने का। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में हर बातें सेट करे, हर बात जो है वो सेट कर जाए। अब देखिए आज हमारा जो टॉपिक है ये, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं जल्दी जल्दी कि हमने जो लेटर वैदिक पीरियड में इन पॉइंट्स को देखा था तो क्या देखा था। देखिए सोसाइटल इन्फ्लुएंस था, हमने अलग अलग एस्पेक्ट बांटे थे, यानी कि समाज का क्या प्रभाव है, पर्पस क्या था, यानी उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव पूजा पाठ का, उस समय मोड ऑफ वर्शिप या वे ऑफ वर्शिप, तरीका क्या था पूजा पाठ का, आर्यंस प्लस नॉन आर्यंस मैंने लिखा हुआ, यानी संस्कृति का कुछ मेल हुआ था, तो ये एक पॉइंट हमारा था। फिर न्यू प्रिंसिपल, नए सिद्धांत और फिलॉसफी देखने को मिले थे, ठीक है, दर्शन देखने को मिले थे, तो ये पॉइंट्स था। और गॉड्स जो थे, यहाँ पर जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो देवी देवता थे, हाँ, इनके महत्व में क्या क्या चेंजेस आ गया, इनकी संख्या में क्या क्या चेंजेस आ गए, इनके डिपार्टमेंट या वर्क में क्या क्या चेंजेस आ गए, वो हमने इसको पूरा देख लिया था। और हमने पूरा पूर्व वैदिक काल से कंपेयर करते हुए इसको देखा था। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। यहां पर जो हमने देखा था, मैंने बताया था कि सोसाइटल इन्फ्लुएंस क्या था भाई, तो सोसाइटल इन्फ्लुएंस जो था कि समाज का, मैंने कहा था कि हमेशा प्रभाव रहता है, और समाज जैसा होगा, सोसाइटी जैसी होगी, हाँ, अकॉर्डिंगली जो अदर एक्टिविटीज है वो कंट्रोल होंगी, नियंत्रित होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोसाइटल इन्फ्लुएंस क्या था भाई, यहाँ पर देखिए ऋग्वैदिक काल, या यहाँ देखिए यहाँ भी ऋग्वैदिक काल है, यहाँ भी वैसे ही बनाया हुआ है मैंने, ये मैं मिटा दूंगा और यहाँ पे हम काम शुरू करेंगे, इसलिए मैंने बना लिया था। देखिए समाज का इन्फ्लुएंस कैसा था भाई, मैं बताते चलता हूँ, जल्दी जल्दी समझिएगा। यहाँ पर जो समाज था वो पशुचारण था, यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ पे जो था लैंड नहीं था, एक कबीलाई समाज था, यानी ट्राइबल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का। जन सबसे बड़ा इसका पॉलिटिकल या ये सोशल पॉलिटिकल या सोशल यूनिट जो था, यानी कि राजनीतिक या सामाजिक इकाई सबसे बड़ी जो थी वो जन थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कबीलाई स्ट्रक्चर टूटता है, ठीक है, और यहाँ पर जो पशुचारण या पशुपालन या कहें एनिमल या कैटल रेयरिंग जो यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयरन की जानकारी हो जाती है लोगों को और बहुत हेल्प मिलता है। सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे जन थी, यहाँ पर जनपद हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, पहले मैं पूरा डिटेल पढ़ा चुका हूँ। जनपद हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जन और जन जो है आपस में मिलेंगे या अटैक करेंगे, तो एक जन का पद जो दूसरे जन पे पड़ेगा तो दोनों मिला के जनपद हो जाएंगे। या कुछ जनपद या जन क्या करेंगे, उनके आगे के आसपास जो फॉरेस्ट हैं उनको लोहे की कुल्हाड़ी से काटेंगे, आग से जलाएंगे और उस क्षेत्र को खुद में मिला लेंगे, अपने में मिला लेंगे, तो जनपद तैयार हो जाएगा। जन से बड़ा अब यहाँ पे सबसे बड़ी राजनीतिक और पॉलिटिकल इकाई जो है वो जन थी, यहाँ पर जनपद हो गया। यहाँ लैंड की कोई बात नहीं थी, यहाँ सिर्फ राजा का काम था। क्या यहाँ पे राजा का काम था कि वो यहाँ का जो राजा है, एक्चुअल राजा नहीं, वो सिर्फ एक ट्राइब का या ट्राइबल ग्रुप में जितने लोग हैं उसका मुखिया है, ठीक है, उसका हेड है। तो यहाँ पर उसका काम है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और उस जन में या उस ट्राइबल ग्रुप में जितने भी पशु हैं, कैटल हैं, खासकर गाय जो है, उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। तो यहाँ यही काम था। यहाँ लैंड से कोई मतलब नहीं था, यहाँ लैंड के लिए लड़ाई ही नहीं होती थी, लड़ाई होती थी गायों के लिए। यहाँ प्रॉपर्टी के रूप में गाय को देखा गया है, जिसके पास जितनी गाय उतनी प्रॉपर्टी। कहा जाता था कि जब लोग विष मांगते थे भगवान से, ईश्वर से, तो कहते थे कि एक पुत्र 100 गाय हो जाए, 2 पुत्र 200 गाय हो जाए, ऐसी इस तरह के लोग विष मांगते थे, यानी गाय को प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाया गया। तो यहाँ लैंड वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे ही जन से जनपद होता है, यहाँ पर लैंड, अब क्षेत्र विस्तार की बात शुरू हो जाएगी, लैंड पे निजी मिल्कियत हो जाएगी। और फिर क्या परिवर्तन आएगा, ये जो कबीलाई समाज था, यहाँ जो पशुचारण था, ये एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन के रूप में उभर के आएगा लेटर वैदिक पीरियड में। और जब एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन उभर के आएगा, यहाँ पर टैक्स नहीं था, स्वेच्छा से लोग कुछ दे देते थे राजा को, यहाँ पे टैक्स सब लिया जाने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जनमूलक यहाँ पे कर्म मूलक यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा अगर ट्रेड कर रहा है तो वैश्य हो सकता है, अगर वो युद्ध कर रहा है ब्राह्मण का बेटा तो क्षत्रिय हो सकता है। यहाँ काम से मतलब है, ठीक है, ये नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। यहाँ जनमूलक हो गया, हाँ, और जनमूलक होने से क्या हुआ, यहाँ जो कास्ट सिस्टम है वो एस्टैब्लिश होने लगा। अब ब्राह्मण का बेटा चाहे कोई भी काम कर ले वो ब्राह्मण ही कहा जाएगा, ठीक है। वो
वैश्य नहीं हो सकता या क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो 4 वर्ण यहाँ पे उभर के आ गए और एक जाति व्यवस्था यहाँ पे स्टैब्लिश होने लगी। और जाति व्यवस्था स्टैब्लिश होने के बाद जो इस सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा कि जो वैश्य है व्यापार कर रहे हैं, 4 जातियां थी, ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और अध्यापन का कार्य यानी टीचिंग का काम करते थे, ब्राह्मण जो है पुरोहित का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय जिनको राजन्य कहा जाता था या क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है, क्षत्रिय राजन्य एक ही थे, तो उनका क्या काम होगा, राजकाज चलाना, ठीक है। तो उनके पास ही लैंड होगा, ठीक है। जो वैश्य होंगे एग्रीकल्चर और ट्रेड करेंगे, यही एकमात्र जो वैश्य है ये टैक्स पेयर है यहाँ पे, ठीक है। वो किसको देंगे टैक्स, वो देंगे क्षत्रियों को। और क्षत्रिय क्योंकि क्षत्रिय ही राजकाज चला रहे हैं, राजन्य उनको कहा जा रहा है, उनके पास जमीन है। और अब क्षत्रिय क्या होगा, ब्राह्मण उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू करेंगे कि आप यज्ञ कराओ, समृद्धि होगी, कर्म कांड करो, बलि दो। तो अब क्या होगा कि क्षत्रिय जो होंगे वो यज्ञ कराएंगे, ब्राह्मण जो होंगे वो यज्ञ में उनको हेल्प करेंगे, उनको अलग अलग आइडिया देंगे कि अलग अलग यज्ञ कराया जाना चाहिए, इस तरह का यज्ञ इस समय होना चाहिए। तो ये सब चीजें आएंगी, कर्म कांड और ये सब बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी यहाँ पर, पशु बलि ये सब चीजें बढ़ जाएंगी और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब अब ये सोसाइटी का यही इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पर। और पर्पस क्या था यहाँ के लोगों का, कर्म कांड बढ़ेगा। तो अब पर्पस क्या था, देखिए मैंने बताया था यहाँ के लोग जब थे ऋग्वैदिक पीरियड में, यहाँ के लोग अलौकिक जीवन मतलब इसी लोक की बात करते थे। जब इसी लोक की बात करते थे तो उनको क्या बात, अमरता मतलब मरना नहीं चाहते थे, दूसरे लोग की बात ही नहीं करते थे, पारलौकिक बात नहीं करते थे, यानी मरने की इच्छा नहीं थी। ये मटेरियल लाइफ, भौतिक सुख सुविधा तो चाहते थे, मटेरियल हैप्पीनेस इनको चाहिए था। तो मटेरियल हैप्पीनेस के साथ साथ ये अमरता, इमॉर्टिलिटी में बिलीव करते थे। इसलिए यहाँ पर रीबर्थ का यानी पुनर्जन्म का, स्वर्ग का, नर्क का, हेवन का, हेल का कोई कॉन्सेप्ट की अवधारणा यहाँ बना ही नहीं था। लेकिन यहीं पे आके क्या हो जाएगा, अब यहाँ के लोग भी मटेरियल लाइफ में जी रहे हैं, ठीक है। तो पर्पस इनका यहाँ भी पर्पस क्या है, मटेरियल थिंग्स, मटेरियल हैप्पीनेस यहाँ भी है। लेकिन अब यहाँ चीजें बदल जाती है, लोग सैल्वेशन चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। और मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष मृत्यु के बाद मिलती है। तो यहाँ मॉर्टलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना, शरीर नश्वर है, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो स्वर्ग नर्क आपको पुनर्जन्म सबकी अवधारणा यहाँ बनने लगेगी। पर्पस क्या था, मटेरियल, कंटिन्यूटी यही है कि यहां से यहां तक जब पहुंचते हैं तो मटेरियल हैप्पीनेस, तो भौतिक सुख सुविधा तो इनको चाहिए। लेकिन अंतर यही है, यहाँ के लोग मरना नहीं चाहते, डेथ में विश्वास नहीं करते। यहाँ के लोग अब मोक्ष की प्राप्ति चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये अंतर आ गया पर्पस में कि ये अलौकिक इसी लोक की बात कर रहे हैं, ये परलौकिक बात भी कर रहे हैं। यहाँ का पर्पस मोक्ष प्राप्त करना हो गया है, यहाँ का पर्पस पूजा पाठ का अमरता है और भौतिक सुख सुविधा। यहाँ भौतिक सुख सुविधा है और मोक्ष की प्राप्ति भी है। तो ये मैंने बता दिया था। मोड ऑफ वर्शिप क्या है, यहाँ पर सिंपल था, फूल फल पत्ती, वनस्पति, इनकी बलि दी जाती थी। यौ यानी जौ, बार्ली कहा जाता था वैदिक पीरियड में, बार्ली यानी जौ को यौ कहा जाता था। तो जो भी चीजें होंगी उनकी बलि दी जाती थी, एक तरह से बलि कहा जाता था। तो ये चीजें यहाँ पे थी, पशु बलि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ आते आते जब कर्म कांड बढ़ेगा तो मैंने बताया कि ब्राह्मण कहेंगे किसको, क्षत्रियों को, राजन्यों को, या तमाम तरह के यज्ञ कराओ, कर्म कांड कराओ, इससे आपकी समृद्धि होगी। तो ये होने लगेगा राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ होंगे, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अलग अलग तरह के यज्ञ होंगे तमाम। अब यहाँ पर जो है ना, केवल आदि इंसान जो है दिन भर यज्ञ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो मोड ऑफ वर्शिप क्या था, यहाँ पर सिंपल था, जटिलताएं नहीं थी। यहाँ आपको जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, अगर हम मंत्र पढ़ रहे हैं पूजा पाठ का, तो पूजा पाठ का मंत्र पढ़ दिया, उसका उच्चारण कैसा भी हो, भाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग शब्दों के मायावी जाल में नहीं फंस रहे हैं, किसी भी इल्यूजन में। लेकिन यहाँ पर मंत्र अगर सही नहीं पढ़ा गया, मैजिकल किसी भी मंत्र के या वर्ड के मैजिकल पावर में लोग भी विश्वास कर रहे हैं, माया के भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग को एकदम मंत्र उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज अनर्थ हो जाएगा, ये बिलीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे मोड ऑफ वर्शिप कर्म कांड की वजह से चेंज होंगे, पशु बलि की वजह से। पशु बलि, यहाँ तक कि इंसानों की भी बलि दी जा रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर उसके बाद आर्यंस और नॉन आर्यंस की कुछ
संस्कृतियां देखने को मिलेंगी एक साथ। नॉन आर्यंस की संस्कृतियां आर्यंस अपनाएंगे, जैसे आपको ब्लैक मैजिक, जादू टोना, विच क्राफ्ट जिसको कहते हैं, ब्लैक मैजिक है, ठीक है, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, वशीकरण, ठीक है, वो सब चीजें आ जाएंगी। कृषि के लिए भी कुछ मंत्र आएंगे, कीटों से, इंसेक्ट से बचाव के लिए, कृषि को कैसे सेव करें कीटों से, उसके लिए। तो ये सब नॉन आर्यंस जो संस्कृतियां हैं, कुछ कल्चर है, कुछ हैबिट्स है, वो आर्यंस के साथ भी देखने को मिलेंगी ये। और नए प्रिंसिपल्स और सिद्धांत, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर लोग अमरता में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ सेलिब्रेशन की बात, मोक्ष की बात कही जाने लगी। यहाँ अब मृत्यु की बात होगी, जब मृत्यु की बात होगी, यहाँ तो अमर थे लोग, कहते थे कि हम अमर रहना चाहते हैं, हाँ, इमोर्टलिटी यहाँ पर थी। तो अब क्या है, यहाँ पर स्वर्ग, नर्क, रीबर्थ, किसी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, नए नए सिद्धांत आ गए। सेल्वेशन का में लोग बिलीव करने लगे, मोक्ष में, सेल्वेशन मींस मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, सब कुछ यहाँ पर अवधारणा आने लगी। उसके अलावा अद्वैतवाद, हाँ, अद्वैतवाद की ईश्वर जो है वो अलग नहीं है। द्वैतवाद होता है कि ईश्वर अलग अलग है, ईश्वर, ब्रह्मा, जीव, आत्मा सब अलग अलग है, सबका एग्जिस्टेंस अलग अलग है। लेकिन अद्वैतवाद कहता है हाँ कि सब कुछ सिंगल है, एक ही है, ठीक है ना, जीव या सोल, परमात्मा, आत्मा सब एक है, हाँ, ब्रह्म सब एक ही है। तो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। अद्वैतवाद में याद रखिएगा, अद्वैतवाद का मतलब सिंगल, ठीक है। और फिलोसफी, यहाँ पे उपनिषद आ गए, जिन्होंने कर्म कांडों की जबरदस्त आलोचना की, ठीक है, उपनिषद आ गए और कर्म कांडों की आलोचना हो रही। तो ये हमने पूरा देखा था और पूरा कंपेयर करते हैं। पहले हमने इन सारे पॉइंट्स को हमने देखा था, इन सारे एस्पेक्ट्स को ऋग वैदिक काल में पूरी जानकारी दी थी, फिर हम लेटर वैदिक पीरियड में आए थे तो कंपेयर करते हुए देख लिया था। उसी तरह से गॉड्स के बारे में, देवी देवताओं को हमने देखा था। पहले हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था भाई कि जो इंपॉर्टेंट गॉड कौन कौन से हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट गॉड हैं यहाँ पर ऋग वैदिक पीरियड में या पूर्व वैदिक काल में, वो थे इंद्र, ठीक है, इंद्र, अग्नि और वरुण, ठीक है। यहां जाके इनका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा और यहां पर आ जाएंगे दूसरे गॉड, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट गॉड आ जाएंगे, महत्व बढ़ जाएगा। हाँ, लोगों का जो ये गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, हाँ, इनके कार्यों में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अब जैसे इंद्र यहाँ पे रेन गॉड थे, यानी बारिश के देवता थे, युद्ध के देवता थे, वॉर गॉड थे। इंद्र यहाँ पे असुरों के देवता हो जाएंगे, नागों के देवता हो जाएंगे, ठीक है। तो ये परिवर्तन होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ और माइनर गॉड्स या सहायक गॉड्स और गॉडेसेस, देवी देवता आ जाएंगे, जैसे अप्सरा, यक्ष, यक्षिणी, ठीक है, हाँ, कुबेर, ये लोग आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये सब हमने सारा देख लिया था। आज का अब हमारा जो पॉइंट है वो हम यज्ञ की बात करेंगे। तो हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया है ताकि आप कनेक्ट कर पाए टॉपिक से। रिलीजन वाले, रिलीजन का ये आखिरी हमारा वीडियो है और वैदिक पीरियड का भी आखिरी वीडियो है। लेकिन वैदिक पीरियड में अभी हम 1-2 वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे 2 वीडियो में, उसके बाद वो पूरा खत्म हो जाएगा। वैसे अगर देखें तो आज इस वीडियो के बाद आपका वैदिक पीरियड खत्म है, तो इसको मैं मिटाता हूं और फिर हम यज्ञ की बात करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ यजना और यज्ञ, ठीक है, जो लेटर वैदिक पीरियड में परफॉर्म किए जाते थे। हाँ, द टाइप्स ऑफ यजना परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए, हमने यहां पे भी ये ऋग वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ बहुत ज्यादा हमें कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, बस ये हम दिखा रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सिंपल तरीके से यज्ञ होते थे, पूजा पाठ होता था, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी। हाँ, जो बलि दी जाती थी यहाँ पर, वो बलि दी जाती थी किसकी, फूलों की, पत्तियों की, वनस्पतियों की, जौ की, यानी यौ उस समय कहा जाता था, जौ को, बार्ली की, तो वो बलि दी जाती थी। यहाँ पर कोई पशु बलि नहीं थी। अब यहाँ बदल जाएगा, बस इतना जान लीजिए, पशु बलि, कर्मकांड सब शुरू हो जाएगा जो यहाँ नहीं था। बस हमें लिखना सिर्फ यहाँ है, आज यहाँ बात नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेटर वैदिक पीरियड के यानी उत्तर वैदिक काल के सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यजना की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये करता था कौन, जो किंग होते थे बड़े बड़े, वो करेंगे, ठीक है। तो ये यज्ञ करते थे यहाँ पर। अब देखिए, इसमें सबसे पहला मैं जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं राजसूय यज्ञ। राजसूय,
राजसूय यज्ञ क्या था भाई? देखिए, राजसूय यज्ञ जो है वो कोरोनेशन से रिलेटेड था, यानी कि राज्याभिषेक से संबंधित था। राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय, उस दौरान ये कराया जाता था। और इसमें ऐसा कहा गया है कि इस यज्ञ में 2,40,000 काउस किसको दिए गए? 2 लाख काउस दिए जाते थे पृष्ठ को, जो कराता था ये, ठीक है ना। किसको? 2,40,000 ऐसा कहा गया है, एग्जैजरेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि राजसूय जो था इसमें ये 2,40,000 तक का डिमांड कर देते थे जो पुरोहित थे। यहाँ ये सब नहीं था, यहाँ दान दक्षिणा पुरोहितों को नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कर्मकांड बढ़ गया और उसके बाद क्या हुआ? पुरोहित का अपना मान लिए जीविका निर्वाह का साधन मान लिए, ठीक है, किसी से उनका अपना खर्च चलना है, घर चलना है। तो अब वो राजाओं को, जिनको क्षत्रिय कहते थे, राजन्य और क्षत्रिय, उनको वो कहेंगे कि आप ये यज्ञ कराओ, वो यज्ञ कराओ, जिससे क्या होगा? आप बहुत समृद्ध होंगे, आपका पूरा नाम हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इनका इसमें अपना पर्पस था कर्मकांड कराने का, कि इनकी अपनी जीविका निर्वाह हो रही थी इससे, ठीक है, घर का खर्च चल रहा था। तो पृष्ठ को कहा जा रहा है कि भाई अच्छा, इसमें राजसूय यज्ञ में ये भी था कि इसमें राजा जो है रत्निनों के घर जाता था। रत्निन मैंने बताया था जब हम लेटर वैदिक पीरियड के प्रशासन को देख रहे थे, तो वहां पर राजनीतिक सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को देख रहे थे। वहां हमने कहा था कि जो राजा है उसके मेन 12 ऑफिशियल्स थे, 12 ऑफिशियल्स, जो कि रत्न पहनते थे, जेम्स पहनते थे, कानों में रत्न पहनते थे, जिसमें आपको सेनानी होता था, पुरोहित होता था, महिषी जो राजा की मेन रानी होती थी, युवराज होता था, पालागल होता था राजा का मित्र, रेवेन्यू कलेक्टर, ऐसे करके 12 लोग थे। वो पूरा मैं डिटेल बता चुका हूं, यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन रत्निनों के घर भी जाता था कौन? राजा रत्निनों के घर जाएगा राजसूय यज्ञ में, ठीक है, ये नियम था उस समय, ठीक है। और इसमें राजसूय यज्ञ में किस गॉड के लिए किया जाता था? तो इंद्र प्लस वरुण। तो ये जो राजसूय यज्ञ है, बेसिकली ये एक तरह से देखिए तो उस समय राजा के प्रतिष्ठा के लिए था। कहा जाता था कि राजा को इससे, राजसूय यज्ञ से जो किंग है उसको क्या मिलेगा? डिवाइन पावर। डिवाइन पावर का मतलब हिंदी में कहें तो दिव्य शक्ति, ठीक है, डिवाइन पावर। ये प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होता था, ऑनर, रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए। तो आपको अगर देखिए ट्रिक अगर है ना, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद किया जाता है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं, पहले मैं पढ़ा लूं उसके बाद ये बता दूं। तो राजसूय यज्ञ हो गया, ठीक है। अब राजसूय यज्ञ के बाद आपको हम आते हैं वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, अब वाजपेय यज्ञ में, ठीक है, ये जो वाजपेय यज्ञ है, इस वाजपेय यज्ञ में क्या होगा? देखिए, इसमें होता था चैरियट रेस होगा, ठीक है। और चैरियट रेस में क्या किया जाएगा? द चैरियट ऑफ किंग वॉज मेड टू विन, मतलब राजा के चैरियट ऑफ किंग वॉज मेड टू विन, आगे निकाल दिया जाएगा राजा के रथ को, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि भाई राजा के रथ को, इससे क्या होता है? तो राजा को इसमें शक्तिशाली दिखाया जाता है, एक तरह का जो ये था ना, शक्ति प्रदर्शन, ठीक है ना, एग्जीबिशन ऑफ पावर। मैं हिंदी में ही लिखता हूं शक्ति प्रदर्शन,
शक्ति प्रदर्शन। आप देख लीजिए, ये राजसूय यज्ञ, मैंने क्या बताया, राजसूय यज्ञ में क्या था, अगर कोई शपथ ले रहा है, हाँ शपथ ले रहा है तो फिर क्या है, शपथ ले रहा है, आज का मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, उसमें बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, हाँ अलग अलग देशों के जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है, वो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो एक तरह से वो प्रतिष्ठा दिखाई जा रही है ना, प्रतिष्ठा की बात हो जाती है कि भाई इतने लोग आए हुए हैं मेरे राज्याभिषेक में। आज के पीएम का जो शपथ है एक तरह का राज्याभिषेक है, उस समय तो राज्याभिषेक होता था, ये आज जो शपथ ले रहे हैं तो राज्याभिषेक ही हो गया। तो इस तरह से क्या होती है, बड़े बड़े लोगों के सामने अगर हम राज्याभिषेक करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो यह राजसूय योग कहा जाता था प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है। यह शक्ति प्रदर्शन था, वाजपेयी यज्ञ जो है ये शक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि राजा को अल्टीमेटली जिता दिया जाता था। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि प्रधानमंत्री की गाड़ी निकल रही है, कोई रैली चल रहा है, तो प्रधानमंत्री की गाड़ी सबसे आगे हो जाएगा, ठीक है ना, कोई रैली तो प्रधानमंत्री की, तो शक्ति प्रदर्शन है, ठीक है ना। एक तरह का पीछे बहुत लंबी भीड़ है, ठीक है ना, लंबी भीड़ चल रही है, क्राउड चल रहा है, तो एक शक्ति प्रदर्शन है कि हमारे पीछे इतनी भीड़ है। तो दूसरे क्या करते हैं, दूसरे पार्टी को आज रैली की जाती है या रोड शो निकाला जाता है। रोड शो क्या है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है रोड शो, ठीक है ना, रोड शो भी शक्ति प्रदर्शन है। हाँ सबसे आगे आगे प्रधानमंत्री या कोई किसी पार्टी का, विशेष पार्टी का, बड़ी पार्टी का नेता वो चल रहा है और पीछे तमाम लाखों की भीड़ चल रही है, तो दिखा रहा है भाई, रोड शो कर रहा है कि देखो हमारे पास हमारा जन समर्थन कितना है, ठीक है, दूसरे को दिखा रहा है, दूसरे पार्टियों को। इट मींस ये भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि आज भी होता है वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। तो ये तो दो चीजें हो गई। उसके बाद हम आते हैं अश्वमेध, ठीक है, देखिए अश्वमेध। अब अश्वमेध में क्या है, अश्वमेध देखिए किसके लिए, ये राज्य विस्तार, एक्सपेंशन के लिए होगा, एक्सपेंशन के लिए होगा, ये राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। पर पर्पस इसका राज्य विस्तार, एक घोड़ा रहेगा और घोड़े को छोड़ दिया जाएगा, उसके पीछे तमाम सैनिक और बड़े बड़े ऑफिशियल्स चलेंगे, अधिकारी, और घोड़ा जा रहा है जिस क्षेत्र में, हाँ जहां जहां से गुजर रहा है वो क्षेत्र जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है जो राजा, उसका हो गया, ठीक है। और जहां भी किसी ने रोक लिया तो क्या होगा, वो लड़ाई लड़नी पड़ती थी उसको, फिर उसकी लड़ाई होगी उस राजा से। एक तरह का कहा जाता है कि उलझाने वाला, कि दूसरे को उलझाओ, ठीक है ना, हाँ क्या हो भाई, लड़ो हमसे, नहीं तो चुपचाप रहो, हमको पूरा क्षेत्र ऑक्युपाई करने दो, तुम्हारा भी जो भी तुम्हारा एरिया है उसको भी ऑक्युपाई करने दो। तो यह अश्वमेध यज्ञ का पर्पस था। और इसमें देखिए शतपथ ब्राह्मण में एक जगह कहा गया है कि इसमें ब्राह्मण जो थे जो पूजा कराता था, जैसे इसमें 2,40,000 गायों का डिमांड कर रहा है अगर पृष्ठ, तो यहाँ पे जो पृष्ठ है ना एक शतपथ ब्राह्मण में है, शतपथ ब्राह्मण में है कि जो पृष्ठ है, पृष्ठ जो है ये मांगेगा चारों दिशाओं को मांगेगा, यानी कि 4 डायरेक्शंस, ऑल द 4 डायरेक्शन, ये 4 दिशाओं को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मैं ऐसे लिख देता हूं, नॉर्थ, ये डिमांड करेगा पृष्ठ क्या करेगा, ये पृष्ठ जो है ये इसका डिमांड होगा, और डिमांड क्या होगा, चारों दिशाओं को का डिमांड होगा। और चारों दिशाएं क्या हो सकती हैं, ये मैं यहां ऐसे लिखता हूं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। न्यूज याद रखिए, चारों दिशाओं की मांग करेगा। हालांकि चारों दिशाओं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ इसमें मांग लेता है, सब मांग लेता था, सारा लैंड मांग लेगा। तो अगर ये कहा भी गया है कि ये एग्जैजरेशन हो सकता है, अगर वो चारों दिशाओं को मांग लेगा, सारा मांग ही लेगा, तो किंग के पास क्या रहेगा, ठीक है ना, किंग के पास क्या होगा, राजा के पास क्या होगा, तो एग्जैजरेशन हो सकता है। शतपथ ब्राह्मण में जानकारी दी गई कि उस समय का जो पृष्ठ होगा ये डिमांड करेगा चारों दिशाओं का, हाँ
चारों दिशाओं को मांग लेता था। तो ये 3 यज्ञ थे और ये तीनों यज्ञ जो बड़े राजा होते थे वही करते थे। अब मैंने कहा कि आपको याद करना है कि तरीका क्या है। मैं एक तरीका आपको बताता हूं, पहले तो आप समझ लीजिए। हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। राजसूय यज्ञ जो है वो कोरोनेशन, राज्याभिषेक से संबंधित है। ठीक है, 2,40,000 तक का गायों को मांग लेता था। कौन? दक्षिणा में कौन? पुरोहित जो होता था, जो इस यज्ञ को कराएगा। हाँ, राज्याभिषेक से संबंधित था। ठीक है, रत्नी जो होते थे राजा के 12 ऑफिशियल्स, उनका इसमें उनके यहाँ राजा जाता था, रत्नीनों के यहाँ। हाँ, और मेन ऑफिशियल्स 12 होते थे, और अभी तो होते ही थे तो, लेकिन मेन ऑफिशियल्स 12 होते थे जिनको रत्नी कहा जाता था। इंद्र और वरुण के लिए पूजा की जाएगी, उनको खुश करने के लिए। और किंग का माना जाएगा कि डिवाइन पावर उसको मिलेगा, दिव्य शक्ति मिल जाएगी। एक तो ये हो गया। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ किस लिए होता था? शक्ति प्रदर्शन के लिए, मैंने बता दिया, प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, और ये चैरियट रेस इसमें होता था, रथ दौड़ होगा, रथ दौड़। चौड़िए चैरियट रेस का मतलब रथ दौड़, यहाँ पे आप लिख लीजिए रथ दौड़, रथ दौड़। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि रथ दौड़ होगा और उसमें राजा के रथ को सबसे आगे निकाल दिया जाएगा। द चैरियट ऑफ किंग वाज मेड टू विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ विस्तार के लिए था। ठीक है, और इसमें शतपथ ब्राह्मण में जानकारी है कि पृष्ठ जो है वो डिमांड करेगा क्या? तो वो डिमांड करेगा चारों दिशाओं को, मैंने लिख दिया है NEWS, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ। हालांकि ये एक्सैजरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और है कि इसमें याद रखिएगा कि जो अश्वमेध यज्ञ है इसमें चारों दिशाओं को तो मांगेगा ही, और हाँ, इसमें कुछ बलि भी दी जाएगी। किन चीजों की बलि दी जाएगी? देखिए, इसमें बलि दी जाएगी आपको हाँ, जो घोड़ा होगा उसकी तो बलि दी ही जाएगी। ये सेक्रीफाइस, बलि, सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस जो होगा अश्वमेध यज्ञ में, एनिमल सेक्रीफाइस किन चीजों का होगा? वो होगा हॉर्स प्लस 600 बुल्स। 600 बुल्स कहिए, सांड कहिए या बैल कहिए, ठीक है ना। ये इनका एनिमल जो है जानवरों की बलि दी जाएगी, जिन जानवरों की, वो है हॉर्स, और ये आपको याद रखना है 600 उस हॉर्स की बलि दी जाएगी और 600 बुल सांडों की, या आप कह सकते हैं बैलों की। तो एनिमल सैक्रिफाइस यहाँ पे होगा, उसी घोड़े की बलि दी, जैसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया सारा। अब इसमें मैं ट्रिक बता रहा था कि देखिए, कोई भी चीज अगर याद करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये राजसूय यज्ञ है, मैं लिखता हूं राजसूय। तो राजसूय यज्ञ किस लिए है? प्रतिष्ठा के लिए। आप इसको पूरा याद कीजिए, राजसूय यज्ञ, लास्ट वाला जो लेटर है पी कर लीजिए यहां पर, या कुछ कर लीजिए। राजसूय, पी प से प्रतिष्ठा। उसके बाद वाजपेय, अब वाजपेय यज्ञ किस लिए था? वाजपेय यज्ञ, यह है शक्ति प्रदर्शन, वाजपेयश, तलाबे श से शक्ति, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, तो क्षेत्र विस्तार। ठीक है, तो आप अश्वमेध, अश्वमेधवी विस्तार, अश्वमेधवी। देखिए, राजसूय प से प्रतिष्ठा, अश्वमेधवी विस्तार, वाजपेयश स से आपको क्या हो जाएगा? शक्ति प्रदर्शन। तो इस तरह से आप कई चीजों को बना सकते हैं। देखिए, ये सब ट्रिक होता है, आप खुद भी कई चीजों को इतिहास में, राजनीति में आप याद करने का ये ट्रिक खुद डेवलप कर सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया कि देखिए, अब राजसूय, आपको राजसूय ना बोल के राजसूय बोल दीजिए। राजसूय आपके लिए, किसी और के सामने बोलिए तो आप कहिए राजसूय, लेकिन मन में रखिए राजसूय, अश्वमेधवी, वाजपेयश। इससे क्या होगा? आपको याद रहेगा कि किस लिए ये यज्ञ जो हो रहे थे, ये किस लिए हो रहे थे, इनका पर्पस क्या था। तो ये हमने मेन 3 यज्ञ देखे, इसके अलावा और भी हम यज्ञ देखेंगे अभी। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं और फिर
आगे बढ़ते हैं और कुछ और यज्ञ को देखते हैं। देखिए यज्ञ जो थे तमाम तरह के यज्ञ थे, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, सारे यज्ञ को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी है, हजारों तरह के यज्ञ थे, ठीक है ना, तो वो तो आपको पढ़ना नहीं है। 3 महत्वपूर्ण, इनको जरूर ध्यान से देखिएगा और अलग अलग किताबों में अलग अलग नेट पे भी आप जाके देखिएगा जो ये 3 यज्ञ थे। इसके अलावा देखिए मैं कहता हूं अग्निस्टोम, अग्निस्टोम यज्ञ जो है, यजना, कुछ अदर यजना, अदर यजनाज, ठीक है। अग्निस्टोमा, तो अग्निस्टोमा में ये अग्नि देवता के लिए किया जाता था, ठीक है, और मॉर्निंग में से इवनिंग तक होता था, ठीक है, ये अग्निस्टोमा, ठीक है। उसके बाद दर्श पूर्णमास, ठीक है, दर्श पूर्णमास, हिंदी में लिखेंगे इसको दर्श पूर्णमास। अब देखिए दर्श पूर्णमास का मतलब, ये जो दर्श है यही दर्श पूर्णमास है। दर्श का मतलब यहां पे आप रख लीजिए न्यू मून, यानी कि ये न्यू मून यानी अमावस्या में होगा, किया जाएगा। और पूर्णमास, 2 तरह के यज्ञ थे, दर्श और पूर्णमास। अगर देखें तो ऐसे आप कर सकते हैं, दर्श और पूर्णमास एक ही में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और पूर्णमास जो है पूर्ण की वजह से ये पूर्णिमा यानी कि फुल मून में होगा, पूर्णिमा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो यज्ञ होगा इसमें देखिए ये जो है न्यू मून, ये जो है दर्श जो अमावस्या में होगा, इसके लिए कौन कौन से होंगे, अग्नि और इंद्र के लिए होगा, ये होगा अग्नि प्लस इंद्र, ठीक है। और ये जो होगा फुल मून वाला, ये किसके लिए, अग्नि और सोम, अग्नि प्लस सोम, ये 2 गॉड के लिए किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखें उत्तर वैदिक काल में चातुर्मास्य यज्ञ, ठीक है, चातुर्मास्य, देखिए यही देखिए अभी चातुर्मास्य, ये 4 महीने पे किया जाएगा, 4 महीने पे होगा, 4 महीने पे कहा जाएगा करने के लिए। और ये इसमें कौन कौन से देवता होंगे, इसमें जो गॉड होंगे, ठीक है, किन किन देवताओं के लिए किया जाएगा, ये किया जाएगा आपको अग्नि सोम, अग्नि प्लस सोम प्लस पूषण प्लस सविता, ठीक है, सविता, ठीक है। ये हो गया चातुर्मास, यानी 4 मास पे किया जाए। चातुर्मास से मतलब है कि 4 महीने पे, 4 मंथ्स पे किया जाने वाला, ठीक है। सौत्रामणि, ठीक है, देखिए सौत्रामणि, सौत्रामणि, सौत्रामणि। अब ये सौत्रामणि जो है ये किया जाएगा इंद्र के लिए, फॉर इंद्र। और इसमें क्या होगा, सौत्रामणि में सेक्रीफाइस जो दिया जाएगा, सेक्रीफाइस वो होगा, देखिए इसमें सेक्रीफाइस ऐसे लिखिए, इसमें इस्तेमाल होगा जो होगा वो सूरा, सूरा का मतलब शराब, ठीक है, हाँ, लीकर, सूरा ही लिख देता हूं मैं, सूरा,
प्लस सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, पशु बलि, ठीक है ना, सौत्रामणि में होगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ और यज्ञ थे जो हमने देख लिए यहां पर। सौत्रामणि हो गया, हमने अग्निष्टोम को देख लिया, हाँ, जो अग्नि को प्रसन्न करने के लिए होगा मॉर्निंग से इवनिंग। ठीक है, दर्श पूर्णमास, दर्श का मतलब न्यू मून यानी अमावस्या में होगा ये। पूर्णमास वाला दो तरह के यज्ञ है, एक तो अमावस्या में होगा, एक पूर्णिमा में होगा। ठीक है, तो अग्नि और सोम फुल मून में होगा ये पूर्णमास, अग्नि और सोम के लिए होगा पूर्णिमा में। ठीक है, दर्श जो होगा अमावस्या में जो होगा वो अग्नि और इंद्र के लिए होगा, जो पूर्णिमा में होगा यानी फुल मून में होगा वो अग्नि और सोम के लिए होगा। चातुर्मास से 4 महीने पे होने वाला, गॉड कौन कौन से होंगे, किन किन भगवान को, किन किन ईश्वरों को खुश किया जाएगा इस पूजा के, इस यज्ञ के माध्यम से, अग्नि, सोम, पूषण और सविता। ठीक है, और देखिए सौत्रामणि जो यज्ञ है फॉर इंद्र को खुश करने के लिए किया जाएगा, इंद्र के लिए। और इसमें क्या होगा, सूरा यानी कि सूरा का मतलब लीकर, ठीक है ना, और सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स यानी पशु बलि, ये जरूरी है। सूरा का मतलब सूरा पिया भी जाएगा, ठीक है, और सूरा और इसका इस्तेमाल होगा उसमें, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स यानी पशु बलि दी जाएगी। तो ये हम अदर योजना, और ये अब आगे हम देखते हैं हाउस होल्डर्स के लिए 5 पंच महायज्ञ की एक और यज्ञ है, पंच पशु यज्ञ, उसको भी देख लीजिए। यहीं पे मैं मिटाता हूं, पंच पशु यज्ञ लिखता हूं जल्दी से। चलिए इसको भी देख लीजिए जल्दी से, पंच पशु यज्ञ देखिए यहां पर, पंच पशु योजना। अब पंच पशु योजना में बलि दी जाएगी, सेक्रीफाइस दिया जाएगा, सेक्रीफाइस 5 चीजों का, 5 जानवरों का। ठीक है, 5 जानवर, 4 जानवर होंगे और इसमें मनुष्य भी होगा। ठीक है, मतलब इसमें जो हो जाएगा पंच पशु योग में भेड़ यानी कि शीप प्लस गोट, ठीक है, प्लस ऑक्स या बुल आप कह सकते हैं, हाँ, बैल या बुल, सांड, उसके बाद प्लस हॉर्स और प्लस ये हो जाएगा इसमें मैन, ह्यूमन, खासकर मैन, इंसान की बलि दी जाएगी, मनुष्य, ह्यूमन लिख देता हूं, मनुष्य का मतलब ह्यूमन, इनकी बलि दी जाएगी पंच पशु यज्ञ में। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे पंच महायज्ञ की, जो कि हाउस होल्डर्स के लिए है। ठीक है ना, ये भी देख लीजिए आप, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको, हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिए पंच महायज्ञ, तो ये किसके लिए है, हाउस होल्डर्स के लिए। ठीक है ना, अब देखिए पहला, ब्रह्मा, या इसको ऋषि यज्ञ भी कहेंगे, ब्रह्म यज्ञ कहेंगे, या वेद यज्ञ कहेंगे, वेद यज्ञ कहेंगे। ठीक है, यज्ञ मैं कहीं भी नहीं लिख रहा हूं, आप अपना ये कर लीजिएगा। इसमें क्या है, होमेज टू
इसमें होगा, देखिए रिलेटेड किससे है, रिलेटेड टू द रीडिंग एंड टीचिंग ऑफ वेद, रिलेटेड टू नॉलेज, ठीक है ना, ब्रह्म ऋषि या वेद यज्ञ। उसके बाद आपको ब्रह्म के बाद देव यज्ञ, तो देव यज्ञ यानी देव यज्ञ का मतलब ये होमेज टू या वर्शिप टू, कृतज्ञता जताई जाएगी, आभार व्यक्त किया जाएगा, होमेज टू गॉड। सभी मैं बताऊंगा क्यों किया जाएगा, खाली आप इतना लिखते चलिए। उसके बाद पितृयज्ञ, फोर फादर्स कहिए, एंसेस्टर्स कहिए, ठीक है। पितृ के बाद मनुष्य या इसको आप अतिथि नाम हो जाएगा, मनुष्य या अतिथि। देव यज्ञ का आपको नाम अग्निहोत्र भी होता है, अग्निहोत्र यज्ञ, देव यज्ञ, या आप इसको अग्निहोत्र यज्ञ कहें, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। होमेज टू गेस्ट, ठीक है। और उसके बाद पितृ अतिथि भूत, अब अदर बीइंग्स में कौन कौन आ जाएगा मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। अदर बीइंग्स में जैसे आपको डॉग, एनिमल्स आ जाएंगे, हर तरह के एनिमल एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स आ जाएंगे जैसे चींटी, एंट, ये सब चीजें आ जाएंगी। एनिमल्स, बर्ड्स, चींटी, जैसे कि गाय को खाना खिलाना, और अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे एनिमल्स में आपको गाय हो जाएगा, गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गया। बर्ड्स में आपको कौवा हो गया, और भी जो वो गौरैया होती है, या किसी तरह की बर्ड, चरपी टाइप जो बर्ड होती है, कोई भी तरह का बर्ड हो, तोता हो, आंट, चींटी हो, हम लोग आज भी चीनी डालते हैं। अब देखिए ये क्या है, समझिएगा। ब्रह्म ऋषि या वेद कहा जाता है कि इसमें रिलेटेड टू द रीडिंग एंड टीचिंग ऑफ वेदा, कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए, इसमें यह कहा गया है, और वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और वेदों के बारे में दूसरों को भी जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ या वेद यज्ञ इसी से संबंधित है। उसके बाद देव यज्ञ या अग्निहोत्र यज्ञ भी इसको कहते हैं, होमेज टू गॉड्स। ये होमेज टू गॉड्स यानी ग्रेटिट्यूड टू गॉड्स, देवताओं को, देवों को, हाँ, वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू गॉड्स, हम अपनी कृतज्ञता एक्सप्रेस करते हैं देवताओं के आगे। फॉर व्हाट, किस लिए? बिकॉज वी आर ऑन दिस अर्थ बिकॉज ऑफ देम, उनके कारण से ही, उन्हीं के कारण हम अर्थ पे रहने लायक हैं। हम जाके मून पे तो रहते नहीं है, हम जाके मार्स पे तो रहते नहीं है, लेकिन हम देवताओं ने हमें, ये देवताओं की कृपा है कि हम रह रहे हैं कहां पे, अर्थ पे, ठीक है। तो ये देवताओं की वजह से है, इसलिए हम अपनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसके अलावा पितृ, होमेज टू पितृयज्ञ यानी कि होमेज टू फोर फादर्स, अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को, ठीक है ना। फोर फादर्स का मतलब आप पूर्वज लिख सकते हैं यहां पर, फोर फादर्स, एंसेस्टर भी लिख सकते हैं, पूर्वज लिख सकते हैं, हाँ, जो लोग गुजर गए हैं, हमारे फोर फादर्स, एंसेस्टर, पूर्वज, जो भी कह लें, हाँ, तो गुजर गए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। वाई?
बिकॉज वी आर हैविंग दिस बॉडी बिकॉज ऑफ देम। हमने ये शरीर कैसे लिया है, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, उन्हीं की वजह से है। तो हम अगर इसमें कैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो उससे हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और ये माना जाता है कि इससे क्या होगा कि हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी और हम समृद्धशाली होंगे। ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद मनुष्य अतिथि यज्ञ कहते हैं। इसमें क्या होता है, होमेज टू गेस्ट। अगर कोई अतिथि आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए आपके घर पे, गरीब आ जाए, ठीक, कोई भी आ जाए, तो आपका पहला क्या काम है कि पहले उसको खाना खिलाना है, पहले उसका जो भी आपको आदर सत्कार करना है उसका करना है, बाद में आप खाना खाएंगे उसको खिलाने के बाद। तो जितना भी आप भगत हो सके तो पहले अतिथि को करें, ये इसमें। और ये कहा जाता है कि अतिथि देवता के समान होता है। तो ये एक तरह का हम अतिथि की पूजा कर रहे हैं या उनको हम अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भूत यज्ञ क्या होता है, मैंने बताया होमेज टू अदर बीइंग, दूसरे जीवों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता आपको दर्शानी है, ठीक है। अब क्या है, अब कौन से जीव है, एनिमल्स है, गाय हो गई, भैंस हो गए, बकरी हो गई, को खाना खिलाना है, बर्ड्स हो गए, कौवा हो गया, या फिर हम लोग खिलाते हैं ना बीबी कौवा को रोटी खिलाते हैं, ठीक है, गौरैया हो गई, या फिर पैरट हो गया, तोता हो गया, आंट चींटियों को चीनी डालते हैं। तो ये जो है, ये भूत जो है, कहा जाता है कि अपने भोजन में से, भूत यज्ञ में अपने भोजन में से, अपने खाने में से कुछ आप निकाल के जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, ठीक है, चींटियों के लिए रखिए और उनकी सेवा कीजिए इस तरह से। तो ये आपको पंच महायज्ञ कहा गया है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई कि इससे क्या फायदा, क्यों किया जाता है। देखिए, हम कहते हैं कि भाई ये कृतज्ञता क्यों, तो इसका कहा जाता है कि टू मेक अप फॉर आवर डे टू डे वायलेंस। हम मेकअप करते हैं, जो डे टू डे वायलेंस करते हैं, जानबूझ के नहीं करते। हम सब्जी काट रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो अनजाने में कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया, कोई चीज हो गई, कोई छोटा इंसेक्ट मर गया हमसे, तो वो हम अनजाने में हमसे कुछ इस तरह का वायलेंस हो रहा है। तो ये सब करने से क्या होता है कि हमें जो है लाभ मिलता है इसका, ठीक है। तो उसको हम मेकअप करते हैं उससे, प्लस जो हम पितृ को करते हैं उससे हमें ब्लेसिंग मिलता है। देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो देवताओं की ब्लेसिंग्स मिलती है, इस अर्थ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। जो गेस्ट आता है, वो भी हमें ब्लेसिंग्स ही दे के जाएगा, ठीक है। हमारे लिए शुभकामनाएं वो मांगेगा भगवान से, अगर हम उसको उसकी आवभगत करते हैं। उसी तरह से जानवरों के लिए भी अगर हम दया रखते हैं, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात होगी, एक पुण्य का काम होगा। तो ये पंच महायज्ञ जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप ब्रह्मा ऋषि या वेद यज्ञ भी कहते हैं, ठीक है। पहला जो है ब्रह्मा ऋषि, या ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पंच महायज्ञ हो गए। रिलेटेड टू द रीडिंग एंड, थोड़ा बड़ा लिख लीजिए अगर छोटा लग रहा है, रीडिंग एंड टीचिंग ऑफ वेदा। पढ़िए भी, जानकारी भी हासिल कीजिए, पढ़ाइए भी, ठीक है ना। देव आप समझिए गए, देव को समझ ही गए आप। पितृ होमेज टू फोर फादर्स, पिंडदान किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। मनुष्य अतिथि होमेज टू गेस्ट, और अतिथि को मतलब, और भूत में अपने हिस्से के खाने से कुछ ना कुछ जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए निकाल के रखिए, और इस तरह से आप पुण्य कमाएं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो वीडियो था ये खत्म हुआ। रिलीजन खत्म होने के साथ ही हमारा जो है वैदिक पीरियड खत्म हो चुका है, हमने वैदिक पीरियड को खत्म कर दिया है। लेकिन देखिए, मैंने बताया एक है 16 संस्कार, वो हम किसी छोटे वीडियो में बता देंगे, वो यहाँ जरूरत नहीं कि 16 संस्कारों को मैं बता दूंगा। 16 संस्कार जो होते हैं, वो उपनयन संस्कार, चूड़ामणि संस्कार, ठीक है, विवाह संस्कार, वो सारा मैं बता दूंगा, अंत्येष्टि तक वो सारा चीज मैं बता दूंगा एक छोटे वीडियो में, ठीक है। ये तो हमने खत्म कर लिया पूरा वैदिक पीरियड, लेकिन हम 1-2 वीडियो मोस्ट प्रोबेबली और बनाएंगे इसमें। उसमें क्या करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है, पढ़ा सब कुछ है,
लेकिन एक जगह कुछ चीजों को अगर हम कलेक्ट कर लेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शतपथ ब्राह्मण में जैसे ये कथन है, ये स्टेटमेंट है शतपथ ब्राह्मण का, छांदोग्योपनिषद में ये कहा गया, ठीक है, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है ना कि कहां से क्या चीजें ली गई हैं, उन चीजों को, कुछ फैक्चुअल चीजों को हम एक दो वीडियो में अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। एग्जामिनेशन के समय आप अगर पूरा नहीं भी देख पाए तो उसको अगर आप एक बार देख जाएंगे तो आपकी चीजें जो है वो जो भी चीजें आप भूल रहे हैं वो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं और आप उसको याद कर सकते हैं। तो वो एक दो वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल ये वीडियो खत्म होता है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।